गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्या है? कंबशन एंड फ्लेम। अब हम इस चैप्टर में कंबशन और फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। कंबशन क्या होता है और फ्लेम क्या होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू सर्वाइव। ये सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दे रिसीव देयर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। ठीक है, और उनको उनकी एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो खाना वो खाते हैं उससे उनको उनकी एनर्जी मिलती है। एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स अनकुक्ड। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश मतलब मांस खाते हैं जो कि अनकुक्ड होता है, मतलब बिना पका हुआ होता है। बट कैन बी ह्यूमन बीइंग डू सो। क्या ये ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं? नो, डेफिनेटली नॉट। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स वी ईट आर कुक्ड। नो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वो मोस्टली कैसा होता है? कुक्ड, मतलब पका हुआ होता है। हाउ डू वी कुक दीज फूड आइटम्स। अब हम इन फूड आइटम्स को कैसे कुक करते हैं, मतलब पकाते हैं। तो वी कुक दैम बाय हीटिंग ऑन गैस, स्टोव, चूल्हा, अंगीठी एक्सेट्रा। ठीक है, हम इनको क्या करते हैं? गैस स्टोव पे, चूल्हा और अंगीठी पे पकाकर इनको कुक करते हैं, हीट करके इनको कुक करते हैं। हाउ डू दीज स्टोव रिलीज हीट। और ये स्टोव्स कैसे हीट रिलीज करते हैं, एक ये क्वेश्चन आता है। तो सर्टेनली बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल। तो आमतौर पर क्या होता है, इनके अलग अलग फ्यूल्स यूज़ करके हम ये जो स्टोव होते हैं वो जलते हैं। तो व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। अब जो ऑटोमोबाइल्स मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो कौन सा फ्यूल यूज़ करके रन करती हैं? तो योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी एक्सेट्रा। तो आपके पास आपको पता ही है कि ये सब कैसे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वगैरह जो होती हैं उनसे चलते हैं। Thus, fuels are the source of energy which are used not only for cooking but also for running vehicles, generating electricity and so on. तो हम कह सकते हैं कि फ्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी का एक सोर्स होते हैं, जो कि ना केवल खाना पकाने के लिए यूज़ होते हैं, बल्कि व्हीकल्स को रन कराने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारे काम कराने के लिए भी यूज़ होते हैं। अब फ्यूल्स, तो द सब्सटेंसेज विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल्स। ऐसे सब्सटेंस जो हीट प्रोड्यूस करते हैं और लाइट जलने पे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल्स। फॉर एग्जांपल वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा। तो इसके एग्जांपल हैं जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और सीएनजी होती हैं ये सब। हाउएवर एवरीथिंग विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग इज नॉट टर्म्ड एज फ्यूल। फॉर एग्जांपल वुड इज अ फ्यूल बट पेपर इज नॉट। तो ऐसी प्रत्येक चीज़ जो हीट और लाइट जलने पर लाइट और हीट प्रोड्यूस करती है तो वो उसको हम फ्यूल नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो वुड है वो फ्यूल है, लेकिन पेपर जो है वो फ्यूल नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट फ्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो क्या होता है, फिजिकल स्टेट के आधार पर जो फ्यूल होता है उसको हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला क्या होता है? सॉलिड फ्यूल्स, सेकेंड होता है लिक्विड फ्यूल्स और थर्ड होता है गैसियस फ्यूल्स। अब सॉलिड फ्यूल्स क्या होते हैं? तो फ्यूल्स विच अकर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल्स। ऐसे फ्यूल्स जो रूम टेम्परेचर पर कैसे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड फ्यूल्स। फॉर एग्जांपल फायरवुड, चारकोल, डंग केक्स, कोल एक्सेट्रा। एग्जांपल के तौर पे जैसे फायरवुड हो गया, चारकोल हो गया, डंग केक्स हो गया, मतलब जो कंडे वगैरह हो गए, कोयला वगैरह हो गया, ये सब। अब लिक्विड फ्यूल, तो फ्यूल विच अकर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल। ऐसे फ्यूल जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर उनको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड फ्यूल्स। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा। जैसे कि पेट्रोल होता है वो भी लिक्विड होता है, डीजल होता है वो भी लिक्विड होता है और केरोसिन भी लिक्विड होता है। अब गैसियस स्टेट, तो फ्यूल्स विच अकर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड गैसियस फ्यूल्स। ऐसे फ्यूल्स जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर उनको हम बोलते हैं गैसियस फ्यूल्स। जैसे कि नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, बायोगैस, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस एक्सेट्रा। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल, अच्छे फ्यूल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? द फ्यूल इज सेड
टू बी अ गुड फ्यूल इफ़ इट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक फ्यूल को हम अच्छा फ्यूल तब कहेंगे जब उसके पास जब वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेगा। तो पहला क्या है, इट शुड बी चीप एंड ईजीली अवेलेबल, वो सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिलने वाला होना चाहिए। सेकेंड, इट इज़ यूज टू ईजी टू स्टोर, इट शुड बी ईजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल। ठीक है, उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और हैंडल करना कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए। फिर क्या आता है, इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री, और वो पॉल्यूशन फ्री भी होना चाहिए, मतलब उससे कोई भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव लो कंटेंट ऑफ वॉलेटाइल मैटर। ठीक है, जो वॉलेटाइल मैटर्स होते हैं उनका जो कंटेंट होना चाहिए इसमें वो कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट कंबशन। ठीक है, तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो जब हम उसको जलाएं, थोड़ा सा भी जलाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलनी चाहिए। नेक्स्ट है, इट लीव्स नो और वेरी लेस रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। ठीक है, तो उसमें कोई भी कचरा या फिर बहुत कम कचरा निकलना चाहिए जब हम इसको जलाएं। इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर बट इट शुड बी अबव रूम टेम्परेचर। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए लेकिन वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड हैव मॉडरेट रेट ऑफ बर्निंग। इसकी जो बर्निंग की रेट है वो भी कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। ऑल्दो नो फ्यूल हैज़ ऑल दीज प्रॉपर्टीज देयरफॉर नो फ्यूल इज़ एन आइडल फ्यूल। अब हमें पता है कि कोई भी फ्यूल ऐसा नहीं है जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करे, इसीलिए कोई भी फ्यूल आइडल फ्यूल नहीं होता है। हाउएवर गैसियस फ्यूल लाइक LPG, CNG एक्सेट्रा सेटिस्फाइड मैक्सिमम ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन जो गैसियस फ्यूल्स हैं जैसे कि LPG हुआ, CNG, ये बहुत सारे ऐसे जो अबव हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर दिए गए हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फाई करता है। Therefore, they are regarded as excellent fuels and are preferred over other fuels। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, इनको excellent fuels बोलते हैं और इनको बाकी fuels के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब आता है फ्यूल एफिशिएंसी, कि फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होनी चाहिए, कैसी होती है। और द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल इज मेनली डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ हीट इट रिलीज ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ इट्स 1 kg ऑफ फ्यूल। जो एफिशिएंसी होती है फ्यूल की वो मेनली डिसाइड की जाती है किससे, जो अमाउंट होती है हीट की जो रिलीज़ करती है ये जब हम इसका 1 kg फ्यूल कंबश करते हैं, मतलब जलाते हैं तब। एंड दिस इज़ नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू, और इसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं उस फ्यूल की। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स इज़ यूज टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है फ्यूल की वो यूज़ होती है क्या, कंपेयर करने के लिए फ्यूल की एफिशिएंसी को। हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल बेटर इट इज़। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना अच्छा वो फ्यूल होगा। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज़ किलोजूल पर किलोग्राम। अब जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कैलोरीफिक वैल्यू की वो क्या होती है, किलोजूल पर किलोग्राम होती है। फ्रॉम द टेबल गिवन असाइड इट इज़ एविडेंट दैट। अब हमें एक टेबल दी गई है तो सबसे पहले हम इस टेबल को देखेंगे कि फ्यूल कि कौन सा फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो पहला क्या है, डंग केक, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 6000 से 8000 तक। वुड की कितनी होती है, 17000 से 22000 तक। कोल की 25 से 33000 तक। चारकोल की होती है 29600। बायोगैस की 35000 से 40000 तक। केरोसिन की 43000 से 46200 तक। और पेट्रोल की कितनी होती है, 45000। डीजल की भी 45000। LPG 55000। मीथेन कितना होता है, 50000। और हाइड्रोजन गैस कितना होता है, 1,50,000। अब हमें देखेंगे फ्रॉम द टेबल गिवन असाइड इट इज़ एविडेंट दैट द बेस्ट फ्यूल इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज हाइड्रोजन गैस। अब हमें जो टेबल दी गई है उसके हिसाब से जो बेस्ट फ्यूल होगा कैलोरीफिक वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस। बट साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग ऑन टू मेक
इट पॉसिबल टू यूज़ हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल। लेकिन अभी भी जो साइंटिस्ट हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस को एक फ्यूल बनाने के लिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर हाइड्रोजन गैस एज इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल। अब उसको स्टोर करना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल होती है। अब हम देखेंगे कि हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं फ्यूल को बर्न करने के। तो देयर हैज़ बीन अ ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन द कंबशन ऑफ फ्यूल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ गिविंग वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स टू द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ द अर्थ। अब यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ता जा रहा है फ्यूल कंबशन का बहुत लंबे समय से, इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होते जा रहे हैं इसके एनवायरनमेंट पे और इकोलॉजी पे अर्थ की। दीज इफ़ेक्ट्स आर लिस्टेड एज फॉलो, और ये इफ़ेक्ट्स हमें इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला क्या है, फ्यूल्स लाइक वुड कोल एक्सेट्रा कंटेन कार्बन। हम सभी जानते हैं कि लकड़ी और कोयले में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न्ड दे रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स विच फॉर्म द शूट। ठीक है, जब भी हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं तो ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूट, जो सूट बनाते हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM। SPM आर वेरी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स एज दे स्पॉइल क्लॉथ्स, और ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होते हैं क्योंकि ये हमारे कपड़ों को सड़ा देते हैं। रिड्यूस विजिबिलिटी, हमारी विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। एंड कॉज ब्लैकनिंग इन द ऑफ द बिल्डिंग, और ये क्या करते हैं, साथ साथ जो बिल्डिंग होती हैं उनको भी काला कर देते हैं। दे ऑल्सो कॉज रेस्पिरेटरी डिसीजेज लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकिटिस। ठीक है, और ये रेस्पिरेटरी डिसीज़ भी होती हैं इससे, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकिट्स। इन विंटर दीज फाइन पार्टिकल्स फॉर्म स्मोक, और विंटर में ये फाइन पार्टिकल्स क्या बना लेते हैं, स्मोक बना लेते हैं। तो सेकंड क्या है, कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी सब जानते हैं कि जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लेड्स टू एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस एंड ऑल द ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अर्थ वार्म बाय मेंटेनिंग इट्स टेम्परेचर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, और जितनी भी ग्रीन हाउस गैस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्लूड करके वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं पृथ्वी को गर्म करने। ठीक है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करके। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट कॉजेज बाय ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ लीडिंग टू द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। ठीक है, ये क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न होता है, इसी की वजह से जो पोलर आइस कैप्स हैं वो पिघल रही हैं। अब थर्ड आता है, बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल कॉजेज द रिलीज ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम जैसे कोयला या फिर जो भी ऑयल है उनको जलाते हैं तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उसमें से, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। दीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर रेन वाटर कॉजेज एसिड रेन। और जब ये नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं जब वो डिसॉल्व हो जाते हैं रेन वाटर के साथ तो वो क्या करते हैं, एसिड रेन को कारण बनते हैं। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग प्लांट्स, वाटर सोर्सेज एंड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, जो कि किसके लिए विनाशकारक होते हैं, प्लांट्स के लिए, जितने भी वाटर सोर्सेज होते हैं उनके लिए, और मॉन्यूमेंट्स के लिए। नेक्स्ट आता है, लेड कंपाउंड्स आर रिलीज्ड बाय द यूजेज ऑफ लेडेड पेट्रोल। ठीक है, अब लेड कंपाउंड्स मिलते हैं किससे, जब भी हम लेडेड पेट्रोल को यूज़ करते हैं। दीज कंपाउंड्स आर वेरी हार्मफुल एंड पॉइजनस, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। देयरफॉर इट इज़ एडवाइज टू यूज़ अनलेडेड पेट्रोल, इसीलिए ये ऐसी सलाह दी जाती है कि हमें अनलेडेड पेट्रोल को यूज़ करना चाहिए।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंबशन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो बेटा तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।